Hello everyone. In this particular video, I will going to share my strategy and approach of how I secure 85 marks in financial reporting. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लासेस कहाँ से ली? मैंने क्लासेस VSI जयपुर से ली थी। वहाँ पे फैकल्टी थे RC शर्मा सर, उन्होंने ही FR हमको अच्छे से करवाया था। नाउ नेक्स्ट इज स्टडी रिसोर्सेज। मैंने FR के अंदर काफ़ी कंसाइज स्टडी मटेरियल यूज़ किया था। लाइक RC शर्मा सर ने जो क्लास के दौरान हमको नोट्स लिखवाए थे, दैट इज़ नॉन एज क्लास नोट्स। और उसके बाद मैंने अजय अग्रवाल सर का क्वेश्चन बैंक रेफ़र किया था। पहले मैंने स्टार्टिंग में स्टडी मटेरियल रेफ़र किया था, बट धीरे धीरे RTP और MTP के काफ़ी क्वेश्चन अक्यूमुलेट होते जा रहे थे और मेरे पास RTP MTP का बंडल ज़्यादा हो रहा था और वो चैप्टर वाइज होते नहीं है, तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। दैट्स वाई आई स्विच टू द क्वेश्चन बैंक ऑफ अजय अग्रवाल सर। उसके अंदर सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन प्लस RTP MTP ऑल शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड। तो मैंने क्वेश्चन बैंक वो यूज़ किया था और सिर्फ क्लास नोट्स से मैंने सारा कंसेप्चुअल लर्निंग ली थी और उनको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक यूज़ किया था। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टाइम स्टडी, दैट इज़ जो क्लासेस की बात चल रही है। क्लासेस का मैं सबसे पहले अपना ड्यूरेशन बताना चाहूँगा। मैंने 4 महीने क्लास का ड्यूरेशन चला था, और लेकिन पर डे ड्यूरेशन 1 to 1.5 आवर्स ही था, यानी कि दिन का एक लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का होता था और वो 4 महीने चला था। तो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन था। RC शर्मा सर ने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर 100% कोर्स कवर करा दिया था, वो भी 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, जो कि मुझे काफ़ी बेनिफिशियल रहा। उससे मेरे को आगे सेल्फ स्टडी में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया, जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। ओके, नाउ अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, मैंने लिखा है आपको। देखो FR क्या होता है, एक तरीके का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर अपने को एक एक क्वेश्चन नोटबुक के अंदर अपने हाथों से सॉल्व करना है था एक बार एटलीस्ट फर्स्ट टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग द क्लासेज अपने को करना ही है। एक तरीके से हमको 2 रजिस्टर बनाने हैं। एक रजिस्टर जिसके अंदर हमारी क्लास नोट्स रहेंगे, जिसके अंदर सारे फार्मूला, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रोविजन होएंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस के प्रोविजन होएंगे। और दूसरा रजिस्टर होएगा जिसके अंदर हम उसी से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होएंगे वो सॉल्व करेंगे और अच्छे से मार्किंग कर देंगे क्वेश्चन नंबर वाइज, ताकि जब हमको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, रेफरेंसेज ईजिली फाइंड आउट हो जाए। देखो बहुत से जन क्या समझते हैं FR प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लीजिए। लेकिन FR को आप है ना डायरेक्ट टैक्स की तरह समझिए। जैसे डायरेक्ट टैक्स में हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न लिखने होते हैं, उसी तरह FR में भी हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद हमको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस के प्रोविज़न लिखने पड़ते हैं, जब भी हमको फुल मार्क्स सिक्योर होते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि आपको क्लास नोट अच्छे से बनाना है, उनको लर्न करना है, क्योंकि वो प्रोविज़न हमको आगे जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर भी इनकॉर्पोरेट करना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का। थ्योरी के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम 5 से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसके बाद भी उस थ्योरी को 5 से 6 मार्क्स का कवर करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। मतलब 5-6 मार्क्स के कवर करने के लिए हमको मोर देन 100 पेजेस का कंटेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो मेरे को नहीं लगता वर्थफुल है। इसलिए मैंने तो थ्योरी का पूरा सही नहीं किया था। मैंने बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन किए थे जो मेरे को लग रहा था आ सकते हैं। तो इसमें है ना 2 चीज़ आप कर सकते हो, या तो आप थ्योरी पूरी तरीके से स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत आपके जो क्लास नोट्स होएंगे उसमें से कवर हो जाएगा, 5 में से शायद 1-2 नंबर का हो जाए, बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेकिन फिर भी आपको थ्योरी करनी है तो 100% थ्योरी करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप एक काम कीजिए, आप है ना फर्स्ट टाइम अच्छे से रीड कीजिए ड्यूरिंग द क्लासेस, उसमें से क्वेश्चन मार्क कीजिए, और जो मार्क क्वेश्चन करो उसका जो सॉल्यूशन हो, सपोज 6 लाइन का है, उसमें से भी 1 से 2 लाइन या 3 लाइन मैक्सिमम, जो उसका क्वेश्चन का मेन कंक्लूजन है, क्रक्स है कि हाँ यही मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आप अपने हिसाब से अंडरलाइन कीजिए और नेक्स्ट रिवीजन में सिर्फ वही आपको करना है और उसी को रीड करते जाइए। लर्न मत करना, क्योंकि लर्न करने जाओगे एक ट्रैप में फंस जाओगे, वो लर्न होएगी नहीं, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और टाइम इतना लग जाएगा और एग्जाम में उसका वेटेज नहीं है। तो अपने को पैरेटो एनालिसिस भी यूज़ करना होता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आप या तो थ्योरी को पूरी तरह स्किप कर सकते हैं, या फिर करना है तो रीड करना फर्स्ट टाइम में, उसमें से मार्क कर देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन मार्क करो उसमें से भी जो उनका सॉल्यूशन है उसमें से भी 2 से 3 लाइन मार्क कर देना। नेक्स्ट देखो फोकस होना चाहिए आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, क्योंकि एग्जाम में कभी भी नया क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होगे तो आप नया क्वेश्चन कर लोगे। अगर आप सिर्फ है ना क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन रट के जाओगे ना तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि थोड़ा सा भी स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन आ गया ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप टॉपिक के इंटरलिंकिंग को समझ नहीं पाओगे। जैसे रिवॉल्यूशन रिजर्व होता है, तो उसको जब असेट हम डिस्पोज करेंगे तो उसको हमको रिजर्व एंड सरप्लस अदर इक्विटी में ट्रांसफर करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो जब आप क्लास नोट अच्छे से बार बार लर्न करोगे ना तो आपको दिमाग में रहेंगे, आप नया क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप फोकस करो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। और दूसरा ये रहेगा, जब जनरली क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स FR की जो क्लास होती है सबसे पहले वही करते हैं CA फाइनल के अंदर,
और फिर जब वापस 6 मंथ की लीव शुरू होती है तो काफ़ी लंबा टाइम गैप आ जाता है। इसलिए कोशिश आप यही करना कि जितने भी डाउट्स आपको ड्यूरिंग द क्लासेज आ रहे हैं उन सारे डाउट्स को आप उस टाइम ही अपने फ्रेंड से, टीचर से सॉल्व करवा लीजिए, और उसको जो नोटबुक के अंदर आप लिख दीजिए। लाइक जिस टॉपिक से रिलेटेड डाउट आया तो पहले आपको क्या डाउट आया वो लिख दीजिए, और फिर उसके नीचे आपका जो सॉल्यूशन है वो लिख दीजिए, जो आपको सॉल्यूशन आपके टीचर या फ्रेंड ने दिया, ताकि आप जब वापस 6 मंथ स्टडी लीव में उसको रिवाइज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपका टाइम सेव हो जाए। और हार्ड कंसेप्ट के आप ऑडियो क्लिप बनाओ, ताकि आपको मतलब जब 6 मंथ स्टडी लीव में कोई कंसेप्ट भूल जाओ तो आपको किसी फ्रेंड से, टीचर से या फिर यूट्यूब का वीडियो खोल के देखना नहीं पड़े, आप अपना ऑडियो क्लिप सुनोगे और आपको ईजिली काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप जो मतलब अभी से ही क्वेश्चन को एलिमिनेट करते चले इजी क्वेश्चन को, ताकि आपको नेक्स्ट रिवीजन में कम क्वेश्चन करने पड़ेंगे, टाइम भी कम लगेगा, परफेक्शन भी ज़्यादा आएगा। नाउ हम चलते हैं फर्स्ट रिवीजन में। अब फर्स्ट रिवीजन में मैंने लिखा है 18 + 3 डेज। ये 3 डेज है ना, ये गेम चेंजर होएगा FR का। कैसे, मैं लास्ट में बताऊँगा, लास्ट में नहीं, थोड़ी देर बाद बताऊँगा, ध्यान से सुनना। अब इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है लर्न क्लास नोट्स। क्लास नोट्स को लर्न करना है। बहुत बच्चे सिर्फ रीड करते हैं एक बार, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक। ऐसा नहीं करना, आपको हर बार क्लास नोट अच्छे से करने हैं। जब भी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी आप सारे क्वेश्चन फटाफट से कर लोगे। तो लर्न करना क्लास नोट्स, फिर उसके बाद आप सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने रिमेनिंग लिखा है। रिमेनिंग क्वेश्चन लिखा है मैंने। रिमेनिंग क्वेश्चन इसलिए लिखा है रीज़न, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन जब आप फर्स्ट रिवीजन नहीं, जब फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे तो आपने काफ़ी क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए होंगे, तो बचे हुए क्वेश्चन ही आपको करने, वापस वो क्वेश्चन आपको नहीं देखने, इसलिए रिमेनिंग लिखा है। अब मैंने क्या किया था, मेरे पास टाइम कम था, तो मेरे को RC शर्मा सर ने कहा था कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि लास्ट 3 अटैम्प्ट में से कोई क्वेश्चन रिपीट हो। ऐसा नहीं है कि वो 100% नहीं होएगा, हो सकता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। तो मेरे पास टाइम कम था, आपके पास टाइम कम हो तो आप भी लास्ट 3 अटैम्प्ट के क्वेश्चन या लास्ट 3 अटैम्प्ट NTP, RTP और पास पेपर के स्किप कर सकते हो और बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और इस बार है ना, सारे क्वेश्चन वापस नोटबुक में सॉल्व नहीं करने, इस बार सिर्फ हर चैप्टर से 2 से 3 टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। थ्योरी के अंदर मैंने स्पेशली लिखा है कि सिर्फ रीड करना, लर्न मत करना। रीज़न वही है, लर्न करना पॉसिबल नहीं है, रीड करना। रीड भी वही करना जो टिक क्वेश्चन है, और टिक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें भी जो आपने लाइनें को टिक किया है, मार्क किया है, इंपॉर्टेंट लाइन उन्हीं को करना। और ये सीक्वेंस जो मैंने फॉलो किया है वो है। अब इसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स नहीं किए थे। 2 कैटेगरी बनाई थी मैंने, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये व्हाट टू डू कैटेगरी है, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी इसमें से मेरे को 90 to 95 का पेपर मिल जाएगा और मैं आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर करूँगा। लेकिन एग्ज़ाम में मेरे को सिर्फ 89 मार्क्स का पेपर ही इससे मिला। फिर भी मैंने 85 मार्क्स स्कोर कर लिए, क्योंकि मैंने इतना ही किया तो मैं इसको बार बार टाइम दे पाया, मैंने बार बार रिवाइज़ किया, मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी कर ली कि मेरे सिर्फ 4 नंबर ही कटे। तो ये सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, किसी को 100% करना होता है, किसी को कम करना होता है। लेकिन अगर ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें, अगर आपको लग रहा है 100% कोर्स करते हुए टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, 100% कोर्स इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, तो आप 100% कोर्स मत करना। अगर आपको लगे आप 100% कोर्स ईजिली कर सकते हो विद इन फ्यू डेज, तो ये आप 100% कोर्स पे जाना। अदरवाइज़ आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं और इन चैप्टर्स को भी कर सकते हैं, आप आराम से अच्छे नंबर ले आओगे। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है डू शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, जो आपको लगे मेरे को ये क्वेश्चन पढ़ने पे इजीली आ गया है, मेरे को नेक्स्ट रिवीजन में इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, इजी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये सब काम आपको करना है, ताकि आपके पास धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते जाएंगे। और जो जैसे एक पूरा क्वेश्चन उसमें एक पॉइंट में डाउट है, तो वो जो पॉइंट में डाउट है, सॉरी डाउट नहीं है, वो एक पॉइंट टफ है जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है, तो उस एक पॉइंट को आप नोटबुक में अपने क्लास नोट्स में लिख दीजिए, ताकि आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वो एक पॉइंट ही देखना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे गेम चेंजर रहेगा +3 डेज। अब ये क्या है, ये मेरा हिसाब से आपको 18 डेज़ के अंदर FR होनी चाहिए फर्स्ट बार। मेरे को 18 डेज़ लगे थे, हो सकता है आपको कम ही लगे, लेकिन कोशिश करना 18 डेज से 18 डेज से ज़्यादा को मत लेके जाना, क्योंकि आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। कोशिश करना आप कम से कम टाइम में कर ले। 18 डेज़ मेरे को लगे थे, मैंने वो लिखा है, ठीक है। अब ये आपका गेम चेंजर क्या होएगा, जो आपने लास्ट 18 डेज़ में किया ना, वो आपको वापस नेक्स्ट 2.5 से 3 डेज़ के अंदर फटाफट करना है। समझ लेना एग्ज़ाम आ गया, अब 2.5 से 3 दिन में वापस करना है। एग्ज़ाम वाली फीलिंग आनी चाहिए। लेकिन इसमें थ्योरी पार्ट स्किप कर देना, थ्योरी को मत करना। जो 18 दिन में आपने जितना भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट नोट्स, क्लास नोट्स किए, उन सबको फटाफट रिवाइज करा देना और फिर मॉक टेस्ट दे देना। इसका फ़ायदा क्या होएगा, इसका फ़ायदा ये होएगा, जो 18 डेज़ में आपने इतना सारा सिलेबस किया है ना, वो 3 दिन में फटाफट रिवाइज हो जाएगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने FR जैसा इतना बड़ा सब्जेक्ट सिर्फ 3 दिन में कर लिया, अब तो मैं नेक्स्ट रिवीजन में और अच्छे से कर लूँगा, और आपके लिए एक बहुत स्मूथ हो जाएगा। अदरवाइज आपने 18 से फिर है ना 9 डेज़ या 10 डेज़ में आना बहुत डिफिकल्ट होएगा। तो अभी आप 3 डेज़ में एक बार कर लेंगे और 18 डेज़ लास्ट FR की भी होएगी, तो आपका 3 दिन में आराम से हो भी जाएगा।
और फिर आप मॉक टेस्ट दे दोगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। तो ये आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होएगा, मैंने भी ये किया था, इससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया था। भले एक बार 21 दिन लग गए थे, लेकिन मेरे को लगा था 2 बार FR हो गई और एक बार मैंने 3 दिन में FR कंप्लीट कर ली। मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ गए, अब मैं आगे कवर कर लूँगा। तो ये आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 18+3 डेज़ लिखा था। और ये जो मैंने डेज़ लिखे ये सब मेरे डेज़ है, जितना टाइम मेरे को लगा था। आपको इससे कम लग रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा लगे वो मत करना, क्योंकि टाइम फिर कम पड़ सकता है। नाउ सेकेंड रिवीजन। अब सेकेंड रिवीजन मैंने यहाँ पे 7 डेज़ लिखा है, क्योंकि मेरे को 7 डेज़ लगे थे। अगर आपको 4-5 डेज़ में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आपको क्या करना है, क्लास नोट्स को लर्न करना है। मैं बार बार लर्न इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रीड करके मत छोड़ देना, क्लास नोट्स को अच्छे से लर्न करना। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, एग्जाम में नए क्वेश्चन पूछेगी, आपको उससे फ़ायदा होएगा, राइट। अब नेक्स्ट लिखा है रिवाइज रिमेनिंग क्वेश्चन। अब यानी ये मैंने कट किया है, सॉल्व 2 से 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अभी एक बार छोड़ देना क्वेश्चन सॉल्व करना। थ्योरी पार्ट जो कर नहीं रहे उनको तो वैसे कोई छोड़ना ही है थ्योरी पार्ट, और जो स्टार्टिंग से थ्योरी की रीड कर रहे हैं उसको भी इस रिवीजन के अंदर थ्योरी छोड़ देना, ठीक है। फटाफट रिवीजन करना, अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, थ्योरी का कोई वेटेज है नहीं। सीक्वेंस जो फर्स्ट रिवीजन में है वही आपको फॉलो करना है, और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन वापस करना, ताकि अगले रिवीजन में और कम हो जाए नंबर ऑफ रीजन, और लास्ट में मॉक टेस्ट दे देना। ऐसे करते हुए आपको सेकेंड रिवीजन आपका कंप्लीट करना है। अब आता है थर्ड रिवीजन की बारी। वापस वही क्लास नोट्स को लर्न करना है, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी बचे सेकंड रिवीजन में एलिमिनेट करने का उनको रिवाइज करना है। इधर भी आपको नोटबुक के अंदर एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, 2 से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना है। अब जिन्होंने थ्योरी अगर की है स्टार्टिंग से तो उनको जिन्होंने थ्योरी की है स्टार्टिंग से उनको वापस थ्योरी को रिवाइज करना है, रीड करना है, लर्न नहीं करना है। कौन से जो उन्होंने क्वेश्चन टिक किए थे और उसमें से भी जो उन्होंने आंसर जो उन्होंने टिक लाइन की थी, और टारगेट ये रखना है मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर फटाफट रीड करते हुए आपको सारी थ्योरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि थ्योरी का वेटेज कम होएगा, उसके सामने उसका कंटेंट ज़्यादा होएगा, तो ज़्यादा टाइम इसमें डिवोट मत करना। सीक्वेंस सेम होएगा यहाँ पे, और जो आपको अब यहाँ पे फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, क्योंकि अब जो यहाँ पे क्वेश्चन आप टिक करोगे वही आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना है। और एक मॉक टेस्ट दे देना अगर टाइम बैठे तो, अदरवाइज नहीं बैठे तो भी आप 2 मॉक टेस्ट दे चुके हो, काफ़ी सफिशिएंट है। और अगर आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप मॉक टेस्ट यहाँ पे भी दे सकते हो। अब है ना, किसी के पास टाइम हो तो वो इस थर्ड रिवीजन को ओमिट कर सकता है, ओमिट कर सकता है, क्योंकि है ना ये फर्स्ट के साथ ही आपका सेकेंड रिवीजन हो चुका है, और जो सेकेंड रिवीजन था वो आपका थर्ड रिवीजन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको ओमिट तो आप थर्ड रिवीजन को ओमिट कर सकते हो। अब अपन चलते हैं लास्ट रिवीजन बिफोर द एग्ज़ाम। इसको मैंने 5 डेज़ लिखा है। 5 डे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि राइट यहाँ से 3 से 5 डेज़ 2 दिन मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं। रीज़न बिंग क्योंकि आपको फर्स्ट एग्ज़ाम में ज़्यादा थकना नहीं है, ज़्यादा ये नहीं है कि एग्जॉर्शन लेके अपना ड्यूरेशन बढ़ाना है, क्योंकि आगे फिर आपको बहुत लंबी जर्नी होएगी एग्ज़ाम के टाइम, उसमें आप थक जाओगे। इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कम पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने 5 डेज़ लिखा। और दूसरा यहाँ पे अब आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ ईच चैप्टर सॉल्व करने हैं। रीज़न उसका यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी कंफर्टेबल फील होएगा। तो इसलिए वही क्लास नोट्स को अच्छे से लर्न करना, रिमेनिंग क्वेश्चन को रिवाइज करना, 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना, थ्योरी जिन्होंने पहले से की है वो फटाफट रीड करना, मैक्सिमम 6 घंटे लगाना, और जो सीक्वेंस है उसको चेंज मत करना। नए क्वेश्चंस कोई भी आरटीपी आ जाए, कोई भी एमटीपी आ जाए, नए क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़ना, जो पहले किया हुआ है सिर्फ वही करना। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जिससे मेरे को एफआर में 85 मार्क्स आए। बाय अटेम्प्टिंग ओनली 89 मार्क्स, 4 मार्क्स ही कटे थे मेरे सिर्फ एफआर में। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होएगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है CA इनसाइट्स विद दीपम। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा डायरेक्ट टेक्स्ट की। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड बाय बाय। एंड या अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और एनीवन हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। थैंक यू।